गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2 का टॉपिक होगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले बिफोर 1789 की फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस और वहाँ की फ्यूडल सोसाइटी कैसे थी, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस फ्रांस की बैकग्राउंड्स को अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको रेवोल्यूशन कहीं आपको बाहर लगता हुआ नजर आएगा, बाहर जाता हुआ नजर आएगा, आपकी पकड़ से बाहर जाता है, समझ से आपकी बाहर हो जाएगा। मैंने अपने पहले के वीडियो लेक्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 1 के ए एंड बी में इसके बारे में मैंने विस्तार से डिस्कस किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और मैंने वहाँ पर बताया है किस प्रकार से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती हुई चली जा रही थी। फ्रांस की ट्रेजरी बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था। अब वहाँ के दिनों दिन कार्य करने के लिए भी ट्रेजरी में पैसे नहीं थे। तो वैसी अवस्था में वहाँ के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर नेकर ने यह सुझाव दिया कि अब पॉलिटिकल बॉडी जनरल स्टेट्स की मीटिंग को बुलाया जाए। मैं थोड़ा सा यह बताना आपको चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी मोनार्कियल स्टेट्स रहे थे वो सभी के सभी जो है डिवाइन थ्योरी को मानते थे। लेकिन फ्रांस में ही राजा इसी बात को मानते थे। मैं इसको और भी स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन फ्रांस में नए टैक्स प्रपोजल्स का प्रस्ताव केवल वहां की पॉलिटिकल बॉडी जनरल स्टेट्स में ही पास हो सकता था। क्लियर है यहाँ पर? और राजा का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं था। जनरल स्टेट्स की मीटिंग केवल वहां के राजा लुई 16 ही बुला सकते थे, दूसरा कोई नहीं। और जनरल स्टेट्स की फ्रांस की राजाओं की नजरों में कोई उसका वैल्यू नहीं था। वैल्यू इसलिए नहीं था, आप समझ सकते हैं कि लास्ट टाइम 1614 में जनरल स्टेट्स की मीटिंग को बुलाया गया और जो 5 में 1789 को जब इसका मीटिंग बुलाया गया तो लगभग 175 ईयर्स के बाद इसका मीटिंग बुलाया गया। आप समझ सकते हैं कि 175 ईयर्स से क्या फासला है। और राजा की नज़रों, फ्रांस के राजाओं की नज़रों में जनरल स्टेट्स की क्या वैल्यू था, आप सहज यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जनरल स्टेट्स जो कॉन्सिस्ट थी वह 3 स्टेट्स से मिलकर बनी हुई थी। फर्स्ट स्टेट्स के 300 मेंबर्स, सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर्स एंड थर्ड स्टेट्स के 600 मेंबर्स, यानी टोटल 1200 मेंबर्स जनरल स्टेट्स में शामिल थे। जब उसे बुलाया गया तो बैठने की प्रक्रिया जैसा कि फ्यूडल सोसाइटी का होता है वैसा आप समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेट्स कि एक तरफ लोग बैठते थे, सेकेंड स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव एक तरफ बैठते थे और थर्ड स्टेट्स के 600 रिप्रेजेंटेटिव दोनों साइड में खड़े रहते थे। माने जो वहाँ की फ्यूडल सोसाइटी थी उसी के अनुसार खड़ा रहना था। वोटिंग की प्रक्रिया यह थी कि प्रत्येक स्टेट को 1 वोट का अधिकार था, यानी फर्स्ट स्टेट 1 वोट, सेकेंड स्टेट 1 वोट और थर्ड स्टेट 1 वोट। और राजा यहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि जो पहले का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेट्स में अब वैसे लोग शामिल थे, थर्ड स्टेट्स को वैसे अब रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो पहले के सिस्टम को मानने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने, चूंकि अब थर्ड स्टेट्स या फ्रांस का जो इमर्जिंग मीडियम क्लास था, फ्रांस के फिलोसफर्स के लिखे गए बुकों से काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित था और उनको वो कार्यरूप में उतारना चाहता था, यानी वो धरातल पर उतारना चाहता था। अब उन्होंने मांग रखी, जनरल स्टेट्स के जितने भी लोग थे, अब उन्होंने मांग रखा कि वोटिंग प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना वोट देने का अधिकार, यानी हर रिप्रेजेंटेटिव अपना 1 वोट जो है वो देगा। लेकिन राजा इनकी बातों पर सहमत नहीं हुए। जब राजा सहमत नहीं, यानी लुई 16 जब सहमत नहीं होते हैं तो ये अपने वहाँ से हॉल से निकल जाते हैं, यानी जनरल स्टेट्स की मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। और ये बाहर बगल में ही टेनिस कोर्ट का स्टेडियम था, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहाँ पर जाकर ये बैठ जाते हैं। और उन्होंने ये कहा, एंड थर्ड स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने अब कहा, और थर्ड स्टेट्स को जो लीड करने वाले थे मिराबो थे और अब्देसाई थे और अन्य लोग भी थे। अब इन लोगों ने कहा कि जब तक फ्रांस के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब राजा लुई 16 के जब अन्य लोग जब आते हैं समझाने के लिए आप जगह खाली कर दीजिए, तो इन्होंने ऐसा ही कहा कि अब हम जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर देते हैं तब तक यहाँ से हम लोग खाली नहीं करेंगे। यानी
अब वही जनरल असेंबली बन गया। जनरल स्टेट की जगह पर अब उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये काफ़ी बड़ा कदम था। जब राजा के प्रतिनिधि लुईस XVI के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से वापस चले गए, जब उनसे ये कहा गया कि जब तक हम संविधान या नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब जो दो लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मिराबो और अब्दे शाही। मिराबो का जन्म एक कुलीन तंत्र यानी लैंडलॉर्ड परिवार में हुआ था और वह थर्ड स्टेट्स की मांगों से सहमत था कि किसी भी प्रकार की फ्रांस की पॉलिटिकल सिस्टम में प्रिविलेज क्लास यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट नहीं होने चाहिए। अब्दे शाही एक प्रिस्ट था, उसने लिखा व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसके बारे में काफ़ी कुछ उसने डिस्कस किया और काफ़ी कुछ लोगों को प्रेरित किया। इसी तरह से मिराबो के बारे में कहा। मिराबो ने अपने समय में, अपनी युवावस्था में काफ़ी कुछ जो है वो विदेशों का दौरा किया था और इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मैंने वर्ड यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कहा जाता है कि मिराबो ने फ्रांस की राजतंत्र को काफ़ी कस झोरा लेकिन उसे गिरने नहीं दिया। क्लियर पूछे यहाँ पर। अब आगे बढ़ो। फ्रांस की जिस प्रकार की कंडीशंस थी, अब राजा का काफ़ी चिंता बढ़ने के रीजन्स भी थे, क्योंकि अब 30 स्टेट्स के लोग अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर चुके थे। अब वो पूरे फ्रांस के प्रतिनिधि अपने आप को मानते थे। वैसे ही कंडीशंस में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। एक तो थी सबस्टेंस क्राइसिस की बात है। उस समय दुर्भाग्य से, या आप कह सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशनकारियों के सौभाग्य से आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी के सौभाग्य से आप कह सकते हैं वहाँ पर, कि काफ़ी ठंड के कारण वहाँ की फसलें मारी गई और इसके कारण व्यापारियों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया। फ्रांस का स्टेपल डाइट वहाँ का ब्रेड था और सामान्यतः ब्रेड के लिए महिलाएं ही जो है वो घर से बाहर निकलकर दुकानों पर जाया करती थी। जब लंबे लंबे लाइनों के बाद भी और काफ़ी तेज़ी से ब्रेड के प्राइस जो है बढ़े, काफ़ी तेज़ी से ब्रेड के प्राइस बढ़ा था, तो वैसे कंडीशंस में ये बहुत ज़रूरी था कि अब कोई कदम बहुत ज़रूरी था कि महिलाएं, चूँकि भीड़ था और भीड़ में क्या होता है आप सभी जानते हैं, और वहाँ पर लूट खसोट जो है वह शुरू हो गई। ठीक इसी प्रकार से दूसरा अफवाह ये फैला फ्रांस और फ्रांस के दूर दराज के इलाकों में कि राजा ने नेशनल असेंबली को कम करके रखना शुरू किया है और उसे खत्म करना चाहता है और अपने पड़ोसी राजाओं के साथ सहयोग करके वह कोई कदम उठाना चाहता है। तो वैसे कंडीशंस में वहाँ के लोग काफ़ी उग्र हो गए और वो बास्टी की तरफ निकल पड़े। अब बास्टी जो था फ्रांस की राजा के डेस्पोटिक पावर का वो केंद्र बिंदु माना जाता था। अब जितने भी, एक तो ब्रेड के लिए जो लोग वोट पर खड़े थे और जब ये अफवाह फैली कि राजा दूसरे के सहयोग से, दूसरे राजाओं के सहयोग से फ्रांस के रेवोल्यूशन लोगों को हटाना, जनरल असेंबली नेशनल असेंबली को लोग हटाना चाहता है, ये सारे के सारे जो है वो निकल पड़े और बाकी को टूट पड़े। बाकी के जो भी खंडहर थे, जो भी ईंट वगैरह थे, वो सारे के सारे अपने पहचान के रूप में अपने अपने घरों के लिए ले गए। इसी तरह से गाँव के इलाकों में, फ्रांस के दूर दराज के गाँवों के इलाकों में ये फैल गए कि जो वहाँ के कोलिन हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं या मेंढक लोग जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अपने लठैत या गुंडों को लाकर किसानों की फसलों को काटने के लिए आ रहे हैं। अब गांव के लोग भी उग्र हो चुके थे और वे सारे के सारे अपने जो भी घर में जो भी उनके पास हथियार थे, कुदाल वगैरह जो भी थे, हंसिया वगैरह, वो सारे लेकर निकल पड़ते हैं और वो चीटक जो किला हुआ करता था वो किले पर जाकर आक्रमण कर देते हैं। और बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कुलीन तंत्र के लोग थे, सेकंड लोग थे, वे अधिकांश लोग वहाँ से भाग कर चले गए, दूसरे देशों में शरण लिए या दूसरे गाँव में जाकर शरण लेना शुरू कर दिए। उनके जो चिटक से जो अनाज के किले वगैरह उनको लूट लिया गया और जो वहाँ पर मिनरल ड्यूज के जो कागज़, जो पेपर्स वगैरह रखे हुए थे, उसको जला दिया गया। एक चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे, मिनरल ड्यूज के जो पेपर्स थे उसको जला दिया गया। आप भारत में भी देखेंगे जब संथाल विद्रोह होता है, इसी तरह से मुंडा विद्रोह होता है,
तो संथाल विद्रोहों ने आक्रमण किया, साथ ही साथ वो कागज को भी, घरों को जलाने, कागज को भी जला दिया, खोज खोज कागज को जलाया गया। इसका रीजन ये था क्योंकि पता था कि यही पेपर्स जो हैं वो हमारे दुर्भाग्य के कारण हैं। और देखिए आज से फ्रेंच संथाल मंगोलियन विद्रोह से बहुत पहले जब फ्रांस की विद्रोह जब हुई तो वहाँ के लोगों ने भी ऐसा ही सोचा और उन्होंने लिखा। अंततः राजा को अब लोगों की शक्ति यानी फ्रांस के थर्ड स्टेट्स या लोगों की शक्ति का अनुमान हो चुका था और उन्होंने यह फैसला किया कि नेशनल असेंबली को मान्यता दें। और वह इस बात के लिए अब तैयार हो गए कि जैसे ये चाहते हैं वैसे कर, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए वो तैयार हो गए। और जो राजा की तरफ से जो संविधान जो जनरल नेशनल असेंबली की जो घोषणा कर दी जाती है कि चर्च की सारी ज़मीनों को वापस ले लिया जाता है, फर्स्ट स्टेट सेकंड जो भी प्रिविलेज उसको खत्म कर दिया जाता है और लोगों को दिवस किया है कि वो सारी बातों को माने। तो इस प्रकार से अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत के बाद इस स्टेज में हम यहाँ पहुँचे हैं जब हमने आपको बताया कि फ्रेंच राजा लुई 16 अब जनरल नेशनल असेंबली की बातों से सहमत हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए तैयार हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए किस प्रकार का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर लिया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रेंच किंग यानी लुई 16 को पावर को कटल किया गया यानी कम किया गया और जो अधिकार पूरा का पूरा अधिकार यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो पूरा अधिकार किसी एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन में था उसे अब खत्म कर दिया गया और तीनों ही को अलग अलग कर दिया गया यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया। याद कीजिए मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज में पहली बार ये प्रस्तावित किए थे कि पावर को 3 अलग अलग स्वतंत्र बॉडीज में डिवाइड किया जाना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपको पता है लेजिस्लेचर मेक ए लॉ यानी कानून को बनाता है और एग्जीक्यूटिव टू टेक ए डिसीजन, वो डिसीजन को लेता है और जुडिशरी वो देखता है, डिसाइड करता है कि जो काम एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो काम लेजिस्लेचर द्वारा हुआ है वो सही है या सही नहीं है। तो इस प्रकार से राजा की शक्तियों के यानी फ्रेंच किंग की शक्तियों को कम किया गया और पावर को डिवाइड 3 इंस्टीट्यूशंस में कर दिया गया। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि लेजिस्लेचर में कौन कौन से लोग जो हैं वह चुन कर जाएंगे। क्या अधिकार सभी लोगों को दिया गया यानी जो नया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1791 में, क्या वो अधिकार सभी लोगों को दिया गया? वास्तव में ऐसा नहीं था। वहाँ पर नागरिकों की 2 श्रेणियाँ बनाई गई, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में वे लोग रखे गए जो 3 दिन के अपने जो इनकम होता है उस इनकम को टैक्स के रूप में वो देते हों और जो लोग नहीं देते थे उनको वो बाहर कर दिया गया। क्लियर है इसमें? माने वो एक्टिव सिटीजन नहीं है, वो पैसिव सिटीजन्स में है। और महिलाओं को 25 ईयर से बिलो 25 ईयर से जो नीचे उम्र के थे बच्चों को थे, इन्हें किसी का कोई राइट्स जो है वो नहीं दिया गया। तो हमने देखा कि सिटीजन्स के 2 टाइप्स थे, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? हु वर इंटाइटल्ड द वोट और पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट्स। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपको बताया कि एक्टिव सिटीजन्स में उन्हीं को रखा गया है जो 3 दिन के इनकम के बराबर टैक्स को पे करते थे। जो चुनाव की प्रोसेस बनाया गया, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के साथ जो हाई ब्रैकेट यानी जिसको ज़्यादा इनकम होता था और वो ज़्यादा टैक्स पे करता था उसी के अनुसार भी जो है वह यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 28 मिलियन फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी और उस 28 मिलियन में केवल 4 मिलियन को ही एक्टिव सिटीजन्स की दर्जा दिया गया। अब एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो इलेक्टर्स को चुनते थे। अब इलेक्टर्स कौन हो सकते थे? जो 10 डेज के बराबर। इलेक्टर्स किनको चुना गया? यानी जो 3 डेज के इनकम देने वाले जो थे वो तो सारे एक्टिव सिटीजन्स रहेंगे, लेकिन इनमें से भी जो 10 दिनों के बराबर टैक्स को पे करते थे
उन्हें अब इलेक्टर्स के रूप में चुना गया, यानी इनडायरेक्टली, यानी एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्टर्स को चुना जो 50,000 मेन चुने जाते थे, जो 10 डेज के बराबर अपने इनकम को दे सकते थे। और इन इलेक्टर्स ने 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के लिए चुना। यानी याद रखिएगा, एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्टर्स को चुना। वो इलेक्टर्स कौन होते थे? जो 10 डेज के बराबर अपने इनकम को टैक्स के रूप में पे करते थे। और इस इलेक्टर्स यानी 50,000 में जब चुन लिए गए, अब इन लोगों ने वोटिंग किसको किया? नेशनल असेंबली के लिए, जो 745 मेंबर्स थे। क्लियर बच्चे यहाँ पर? अब 745 मेंबर्स जो थे वो वैसे लोग थे जो 54 फ्रैंक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते थे, यानी टैक्स पे किया करते कितने? 54। आपने देखा एक कोस्ट ऑफ ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट्स है। अब ब्रैकेट्स में क्या है? नीचे 3 डेज, फिर बाद में 10 डेज, और जो 54 फ्रैंक जो टैक्स के रूप में जो पे करते थे उनको जो चुना गया नेशनल असेंबली के लिए 745 मेंबर्स। हमने आपको दिखाया है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। थोड़ा यहाँ समझेंगे आप लोग। जज और नेशनल असेंबली तो चुनने वाले कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स। अब नेशनल असेंबली में जो जाते थे वही जो है वो मिनिस्टर बनते थे। और नेशनल असेंबली किंग और मिनिस्टर दोनों को कंट्रोल करती थी। मैंने बताया है, नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है मिनिस्टर को, और नेशनल असेंबली किंग को भी कंट्रोल करती है। यानी उनको वही करना है जो उनको कहा गया है। लेकिन किंग को वीटो का राइट्स दिया गया। अब वीटो राइट्स क्या होता है? एक निषेधाधिकार होता है, यानी हमने उस पर वीटो कर दिया, अब इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी एक नियम बनाया गया, किंग वीटो तो कर सकते थे, यानी नेशनल असेंबली के, लेजिस्लेचर के या नेशनल असेंबली के किसी भी कानून लॉ पर वो वीटो तो कर सकते थे, लेकिन वीटो केवल 2 बार कर सकते थे। क्योंकि नेशनल असेंबली का जो कार्यकाल जो था वो 2 सालों का था, वो 2 बार ही ऐसा कर सकते थे। लेकिन वो तीसरी बार ऐसा नहीं कर सकते थे, तीसरी बार वो उसको वैसे ही पास मान लिया जाता था। आ रहा समझ में आप लोगों को? हमने आपको बताया किस प्रकार से इलेक्टर्स नेशनल असेंबली चुनते थे, और नेशनल असेंबली किस प्रकार से मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव में कौन आते थे? किंग और मिनिस्टर्स आते थे। यानी किंग हेड ग्रुप में थे, मिनिस्टर यहाँ पर थे, किंग केवल साइन करता था वहाँ पर। नेशनल असेंबली इन दोनों को कंट्रोल करती थी। लेकिन किंग को किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर, किसी लॉ पर उसे वीटो का अधिकार था। यानी नेशनल असेंबली के द्वारा पास किए गए किसी, यानी लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी लॉ पर वह वीटो कर सकता था, लेकिन वह केवल वीटो 2 बार कर सकता था। तीसरे बार में अगर नेशनल असेंबली से खुद या नेशनल असेंबली या लेजिस्लेचर अब उसे पास कर देती है, उससे पास माना जाएगा। अब वहाँ पर किंग किसी प्रकार कोई वीटो नहीं कर सकता था। तो मैंने बताया कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस 79 के कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली ने जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने पावर को डिवाइड किया 3 भागों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रस्तावित किया था। ठीक वैसे ही किया गया। अब इस प्रकार से 79 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ घोषणाएं की गई। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के अधिकारों, यानी मेन एंड सिटीजन्स के अधिकारों की घोषणा की। अब इस अधिकार में कौन कौन से राइट्स इंक्लूड थे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इन सभी कानून को माना गया नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स माना गया, और माना गया कि ये जन्म से ही प्राप्त है और छीना या कम किया जा नहीं सकता था। तो नेशनल असेंबली ने काफी ही महत्वपूर्ण काम किया, और हमने बताया किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फ्रांस की पावर को कटल करके एक नए प्रकार से पावर को डिवाइड किया गया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर के रूप में। लेजिस्लेचर में कौन कौन से लोग चुने जाते थे? हमने आपको बताया कि एक ब्रैकेट्स के अनुसार चुना जाता था। वो ब्रैकेट्स क्या था? 3 डेज का इनकम टैक्स के बराबर, फिर 10 डेज का, और फिर 54 फ्रैंक देने वाले जो लोग देते हैं वो लोग चुने जाते थे नेशनल असेंबली के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा एक बार 2 बार से देखेंगे, आपको विश्वास है समझ आ जाएगा। और जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और आप जरूर उसमें बताएंगे, मैं सॉल्व करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। ओके।